राधे राधे। एपिसोड 308। नाराज अंश। अंश जमीन पर गिरकर टूट चुकी खिड़की के दरवाजे को देख रहा था। कुछ गिर कर टूटने की आवाज़ से आसपास के क्लास के टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट टीचिंग मीटिंग में आए पेरेंट्स बाहर आ गए। सबने देखा यह तो अंश रायजादा है, पर वह इस स्कूल में क्या कर रहा है। सब वापस में बात करने लगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। क्या इस दरवाजे के गिरने से किसी को चोट आई है। सोना ने अंश को उस टूटे दरवाजे को देखते पाया तो उसके गाल को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, अंश कुछ नहीं हुआ, दिस इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट। अंश ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, एक्सीडेंट। अंश का दिमाग कई बातों के बारे में सोच रहा था। अगर अभी उसके ऊपर से गिर रही उस भारी से चीज़ को नहीं देखा होता तो उस चीज़ के जगह पर उस वक्त सोना होती। सोना बोली, हाँ एक्सीडेंट, थैंक गॉड आपने हमें वक्त रहते खींच लिया, वरना ना जाने क्या होता। अंश ने यह सुना और उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने ऊपर देखा जहाँ से वो खिड़की का दरवाज़ा गिरा था। वहाँ पर दो लोग खड़े थे जो घबराते हुए नीचे देख रहे थे। अंश उन्हें देखते हुए ज़ोर से चिल्लाया, मुझे प्रिंसिपल अभी इसी वक्त मेरे सामने चाहिए। गार्ड्स ने यह सुना और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगे, लेकिन उन्हें आता देख वे लोग रुक गए। प्रिंसिपल भी किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनकर बाहर ही आ रहे थे। ये स्कूल दिल्ली का सबसे बड़ा और जाना माना स्कूल था। यहाँ पर लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मोटी रकम अदा करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल गौतम चौहान ने भी आते ही अंश को बात सुन ली थी और वह यहाँ देखना चाहते थे कि कौन उसे इतनी बदतमीज़ी से बुला रहे हैं। पर जब उसने अंश को अपने सामने देखा तो उसके माथे पर पसीने की बूंद जमा होने लगी। वो अपनी जगह पर रुक गया। रायजादा साहब, वो जल्दी से उसके पास आए। अंश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम हो यहाँ के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कहा, जी रायजादा साहब, मैं हूँ यहाँ का प्रिंसिपल, मिस्टर गौतम चौहान। क्या हमसे कोई गलती हो गई रायजादा साहब कि आपको यहाँ आना पड़ा। अंश ने उसके सवाल पर उसे ही बुरी तरह घूरा। उसने उस तरफ इशारा किया जहाँ पर खिड़की का दरवाज़ा गिरा था। ये नीचे कैसे गिरा। क्या तुम इस तरह अपने स्कूल को मैनेज करते हो। इस तरह उसने कहा तो प्रिंसिपल ने उस तरफ देखा। वो खिड़की का दरवाज़ा टूटकर गिर देखा हैरान हो गया। वो क्या इस चीज़ के गिरने की आवाज़ थी। अंश ने कहा, तुम जानते हो ये चीज़ अभी अभी मेरी वाइफ के ऊपर गिरने वाली थी। प्रिंसिपल ने अंश के बगल में खड़ी लड़की को देखा और अपना सर झुका लिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम रायजादा, ये मेरी गलती है। सॉरी? क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। मेरी वाइफ की बात छोड़ो, अगर ये किसी बच्चे के ऊपर गिरता तब तुम जानते भी हो क्या हो जाता। प्रिंसिपल कुछ कहता उससे पहले सोना अंश को शांत करते हुए बोली, अंश शांत हो जाइए, ये सिर्फ एक हादसा था, हमने इसकी कोई गलती नहीं है। इसमें इनकी कोई नहीं है गलती, शांत हो जाओ। अंश ने सोना को गुस्से से देखा और कहा, एक्सीडेंट, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी सोना, और तुम इसे एक्सीडेंट कह रही हो। अगर तुम्हें यह हमारे बच्चों को कुछ हो जाता। सोना तेज आवाज़ में बोली, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना, हम बिल्कुल ठीक हैं अंश, आपने हमें वक्त रहते बचा लिया, देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं। अंश ने सोना को देखा। सोना उसे शांत करने के लिए उसके सीने को सहलाने लगी। वो उसके चेहरे को अपनी हथेली से भरते हुए सॉफ्टली बोली, हम हमारे बेटे के स्कूल में हैं, सब हमें देख रहे हैं, हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं ना, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, देखिए सारे बच्चे आपके गुस्से से डर रहे हैं। उसने कहा तो अंश ने अपने चारों तरफ देखा। कुछ छोटे बच्चे अंश से डरते हुए अपने पेरेंट्स से लिपट गए थे और आयांश उनके पास ही चुपचाप खड़ा था। सोना के इस तरह अंश से बात करने से प्रिंसिपल की हिम्मत बढ़ गई और वह आगे आते हुए बोला, हाँ रायजादा साहब, ये सिर्फ एक हादसा था जो टल गया, प्लीज़ अब आप बात का ज़्यादा मत बढ़ाइए और शांत हो जाइए।
आपके इस तरह शोर मचाने से हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए प्लीज़, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अंश ने सोना के हाथ को अपने पास से हटाया और ब्लैक एक्सप्रेशन देते हुए कहा, आई डोंट केयर। अब से आयांश इस स्कूल में नहीं आएगा। जिस स्कूल का मैनेजमेंट इतना घटिया हो, उस स्कूल में मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। सोना ये नहीं बेबस नज़रों से अंश को देखा। सबने यह सुना और बातें करने लगे। बेटा? कैसा बेटा? ओह, एडॉप्टेड सन्स? असली बेटा नहीं? अच्छा, वो इसी स्कूल में पढ़ता है? आयांश उनकी बातें सुन रहा था। उसने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली और अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अंश ने सोना का गुस्से से घूरा और अपने कार के तरफ बढ़ गया। सोना ने सबको देखा और फिर से आयांश को। वो आयांश को देखकर दुखी हो रही थी। वो उससे पास आई और उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, श्श बेटा, कुछ नहीं हुआ। मम्मा एकदम ठीक है। डोंट क्राई। सोना को लगा आयांश सोना के लिए रो रहा है, क्योंकि उसके अब तक लोगों की बात नहीं सुनी थी। उसने आयांश के आंसू साफ किए और उसका हाथ पकड़कर अंश के तरफ जाने लगी तो प्रिंसिपल आगे आते हुए बोले, मैडम रायज़ादा, आप सर से बात कीजिए, वो ऐसे। सोना उसे बीच में काटते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये उनका डिसीज़न है, उसने कहा और कार के पास आ गई। अंश गुस्से से अपनी टाई को ढीली करते हुए सोना को देख रहा था। एक्सीडेंट। सोना ने यह सुना और चुपचाप आकर कार में बैठ गई। अंश ने उसके बैठने के साथ ही ड्राइवर के कार हवेली के जाने के लिए कहा। सोना बोली, अंश हमारी बात सुनिए। अंश ने उसकी तरफ नहीं देखा। सोना फिर चुप हो गई। अंश कुछ देर बाद वे लोग हवेली पहुंच गए। कार में सोना आयांश को लेकर बाहर आई और अंश को देखने लगी। अंश ने उससे अपनी नज़र फेर ली और कार घुमाने के लिए कहा। वो चला गया। सोना आयांश को लेकर हवेली के अंदर आई। विहान रिहान के साथ जा चुका था और नीलिमा अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। दोपहर 1 बजे विहान रिहान का न्यू ऑफिस विजिट के लिए उसे लेकर होटल आ गया, जहां वो और सोनल बैठे थे। नीलिमा ने कहा था विहान और सोनल अब से उनके साथ जब तक चाहे रह सकते हैं, इसलिए रिहान उन्हें अपने साथ लेकर हवेली जाने वाला था। सोनल सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी जब रिहान और विहान सोनल के कमरे में आए। सोनल ने उन्हें देखा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। रिहान उसे बहुत प्यार से देखने लगा। सोनल ने डेनिम जीन्स और साथ क्रॉप टॉप पहना था, जिसमें वो बहुत टीनेजर लग रही थी। ओह विहान भाई, आप आ गए। मुझे आपसे बात करनी है। एक्चुअली मैं आज देहरादून के लिए निकल रही हूँ। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, सोनल ने कहा। रिहान ने उसकी बातें सुनी और आगे आते हुए बोला, मिस देव, आप कहीं नहीं जा रही, बल्कि आप कुछ दिन और यहाँ रुक रही हैं। अगर आप बोर हो रही हैं तो मेरी मॉम ने कहा है आज से आप दोनों हमारे घर में रहेंगे, इसलिए अपना सामान पैक कीजिए और मेरे साथ चलिए, उसने कहा और मुस्कुराने लगा। सोनल ने उसे अजीब नज़रों से देखा। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जूनियर रायज़ादा, आई एम अ डॉक्टर। मेरे पास आपके जितना फालतू वक्त नहीं रहता बर्बाद करने के लिए। मुझे 10 काम होते हैं। मैं लोगों के आगे पीछे घूमने में अपना वक्त बर्बाद करने में यकीन नहीं करती। मैं यहाँ भाई के कहने से आई थी और अब मैं जा रही हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सोनल की हार्श वर्ड सुनकर रिहान का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मिस देव, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे भी आपकी तरह फालतू चीज़ों पर वक्त बर्बाद करने के बिलीव नहीं है। शायद आप भूल रही हैं कि अब भी मैं भी एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे पास भी हज़ारों पेंडिंग काम हैं। मैं आप लोगों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप दोनों को अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, पर अब नहीं। आपको जो करना है कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, रिहान ने कहा और विहान को देखते हुए बोला, विहान, मैं आपका लॉबी में इंतज़ार कर रहा हूँ।
आपकी पैकिंग हो जाए तो नीचे आ जाना, उसने कहा और चला गया। उसके जाने के बाद विहान सोनल के पास आते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो सोना? तुम्हें उसे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अभी जाओ और उसे सॉरी कहो। लेकिन भाई, मैं उससे सॉरी क्यों कहूँ? वो आपका दोस्त है, मेरा नहीं। एक तो आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए और अब आप चाहते हैं मैं उसे सॉरी कहूँ? मैं उसे सॉरी नहीं कहूँगी। पता नहीं आप उसे कैसे झेलते हैं। मुझे तो वो बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। पता नहीं अंश ने उसे कंपनी का प्रेसिडेंट कैसे बना दिया। आपने देखा नहीं कैसे वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है? मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसने एक सांस में कहा और अपने हाथ बांध कर खड़ी हो गई। तभी उसने देखा रिहान जो कमरे से बाहर चला गया था वो दरवाजे को पकड़कर खड़ा है। क्या? अब ये मत कहना कि इसने मेरी सारी बातें भी सुन ली, रिहान ने कहा। मैं ये कहने आया था कि मिस देव, मेरी मॉम चाहती हैं कि आप कुछ दिन उनके साथ रहें, लेकिन विहान ने उसके आपसे रात में मिलता हूँ। विहान कुछ कहना चाहता था लेकिन रिहान बिना कुछ सुने दरवाज़ा बंद करके चला गया। सोनल ने गहरी सांस ली और विहान को देखा। विहान ने कहा, अब तो तुम्हें सॉरी कहना ही होगा, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन भाई, सोनल ने कहना चाहा तो विहान बोला, ही इज़ अ नाइस बॉय। तो तुम्हें परेशान इसलिए करता है क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक करता है, विहान ने कहा तो सोनल का चेहरा सख्त हो गया। विहान उसे एक कंधे को पकड़ते हुए कहा, अब तुम शाम को मेरे साथ उसके घर चल रही हो ना, और उससे माफ़ी भी मांग रही हो। तुम ही सोचो ना उसे कितना बुरा लगा होगा। सोनल ने हाँ में सर हिलाया। गोज, विहान ने कहा। उसने अपने मन में कहा, तुम उनके करीब रहोगी तभी तो मेरा काम बनेगा। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मैं जल्द से जल्द अपना काम करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरी भी आज का ट्रेलर बहुत धमाकेदार था। मज़ा ही आ गया उस अंश रायजादा के आंखों में डर देखकर। रात 9 बजे अंश आज लेट से हवेली आया। सब लोग खाना खा चुके थे। वह सीधे कमरे में आ गया। उसने अपने कोट को बेड पर रखा और अपने शर्ट का बटन खोलते हुए वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद सोना अपने हाथ में हल्की गर्म तेल की कटोरी लेकर कमरे में आई। वो मिरर के सामने टेबल पर बैठ गई। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और जो कि बैठने की वजह से फर्श को छू रहे थे। उसने गर्म तेल अपनी उंगलियों में लिया और अपने पैर पर हल्के हाथों से मसाज करने लगी। आज दोपहर से ही उसका सर बहुत दर्द कर रहा था और उसके पैरों में भी काफ़ी स्वेलिंग थी। वह कहीं खोई हुई थी कि मिरर में देख रही थी और बहुत आराम से अपने हाथ चला रही थी। पता नहीं अंश को हो क्या जाता है। उसने अपने बालों को आगे किया और उसने अच्छे से आयलिंग करते लगी। तभी उसके कुछ बाल उसके फ्रॉक के जिप पर फंस गए। आउच! उसके मुंह से निकला। उसने उन्हें निकालने के लिए अपने हाथों को पीछे किया और निकालने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अपने पीठ पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस हुई। उसने मिरर में देखा। अंश उसके पीछे वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने खड़ा था। उसके पास से स्ट्रॉन्ग मैनली स्मेल आ रही थी जो सोना को काफ़ी पसंद थी। अंश ने उसकी जिप में अटके बालों को निकाला और उसके सर पर मसाज देने लगा। सोना उसे मिरर के जरिए देख रही थी और पर अंश की नज़रें सिर्फ सोना के सर पर थीं। अंश की लंबी उंगलियां सोना के सर पर ऐसे चल रही थीं जैसे वो कोई पियानो बजा रहा है। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंश की उंगलियों को अपने बालों में फिसलते हुए महसूस करने लगी। अंश उसकी बंद पलकों में मिरर पर देख पा रहा था। कितना सुकून था उसके चेहरे पर। उसने कहा, सुबह के लिए आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। अंश ने कहा तो सोना ने अपनी आंखें खोली। उसने सीधा अंश का रिफ्लेक्शन को देखा। अंश ने फिर से कुछ भी नहीं कहा और सोना के बालों से खेलने लगा।
कुछ देर बाद सोना की नींद सी महसूस हुई। उसने अंश के हाथों को पकड़ते हुए रोका। बस हो गया। अंश सोना को देखने लगा। सोना की नीली आंखें उसे बेचैन कर रही थीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सोना ने नहीं में सिर हिलाया। अंश ने भी हाँ कर सिर हिलाया और सोना के बालों को चोटी में गूंदने लगा। सोना उसे बहुत प्यार से देख रही थी। अंश किसी तरह उसके बालों को चोटी बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कभी वो अपनी भौहें उठाता और कभी मुंह बनाता। सोना हंसने लगी। अंश ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? सोना ने नहीं में सिर हिलाया और फिर से आंखें बंद कर ली। अंश उसी तरफ उसके बालों से उलझ गया। कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ हुआ सोना मूव नहीं कर रही है। उसने देखा सोना का सर एक तरफ को झुका हुआ है और वो गहरी गहरी सांसें ले रही है। अंश समझ गया, वो सो गई है। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढका और वॉशरूम से हाथ साफ करने चला गया क्योंकि उसके हाथ में ऑयल की स्मेल आ रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर आया और सोना के पास लेट गया। दोनों का चेहरा आमने सामने था। अंश उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। सोना सोते हुए भी बहुत थकी थकी सी लग रही थी। अंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी बट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, उसने कहा और सोना के माथे पर किस किया। वो उसे फिर से देखने लगा। उसने उसके गालों पर किस किया। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे किस कर सकता हूँ? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि सोना बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अंश ने कुछ सोचा और बहुत देर सोचने के बाद वो धीरे से उसके होठों के करीब चला गया। उसने सोना के सॉफ्ट लिप्स को हल्का सा छूकर देखा और वहीं पर ठहर गया। दोनों की गर्म सांसें आपस में घुलने लगी। दोनों के होठ एक दूसरे को छू रहे थे और कोई मूवमेंट नहीं थी। अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। आई लव यू। कुछ देर बाद अंश ने सुना, आई लव यू टू अंश। अंश ने आंखें बंद किए कहा, मैं रिस्पॉन्ड किया। तभी उसे रियलाइज़ हुआ उसने अभी अभी क्या सुना। क्या तुम सो नहीं रही? अंश ने कहा तो सोना आंखें बंद किए हुए मुस्कुराई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और छोटों को प्यार बड़ों को सम्मान। कल एक नया